नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा बनाए गए मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 पर क्यों विवाद हो रहा है और किस कारण से इन नियमों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिससे मामला कोर्ट में लंबित है। मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 में पदोन्नति प्रक्रिया, योग्यता से वरिष्ठता एवं वरिष्ठता से उपयुक्तता क्या है, जिससे यह पदोन्नति प्रक्रिया एक बार फिर विवादित हो गई है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मध्य पदोन्नति नियम 2025 में 2 विधियों से प्रमोशन किया जाएगा। यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो दोनों विधियों में प्रमोशन कैसे किया जाएगा अच्छे से जान जाएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 की पूरी PDF दूसरी वीडियो में बताई गई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यह चैनल को सब्सक्राइब कर बाद में आप ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 में 2 विधियों के आधार पर प्रमोशन किया जाएगा। पहला, योग्यता से वरिष्ठता, जो कि प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए है। इसमें योग्यता के साथ वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन किया जाएगा। दूसरा है वरिष्ठता से उपयुक्तता। इसमें द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए आधार मानकर, वरिष्ठता को आधार मानकर उपयुक्त होने पर प्रमोशन किया जाएगा। इसमें अपन पहले देखते हैं योग्यता से वरिष्ठता। योग्यता से वरिष्ठता, इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि योग्यता क्या रहेगी। योग्यता इसमें ये सिस्टम है कि मतलब विगत 5 वर्षों की गोपनीय चरित्रावली के समग्र अंकों का योग कम से कम 15 होना चाहिए। और अंकों का जो मूल्यांकन होता है, ये शायद आप जानते ही होंगे कि उत्कृष्ट जो CR होती है, का प्लस के लिए 4 अंक दिया जाता है, बहुत अच्छा का के लिए 3 अंक दिया जाता है, ख के लिए 2 अंक, औसत गा के लिए 1 अंक और घटिया जब होती है CR तो उसके लिए 0 अंक प्रदान किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी हैं कि यदि आरक्षित वर्ग के लोक सेवक उपलब्ध नहीं हैं जिनके 15 अंक हो तो 1 अंक शिथिल किया जा सकेगा। मापदंड आरक्षित वर्ग के लिए 14 अंक किया जा सकेगा, लेकिन मानक शिथिल करने के बाद लोक सेवक को केवल आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध ही पदोन्नति की पात्रता होगी। आगे देखते हैं विचारण सूची। ऐसे लोक सेवक जिन्होंने पदोन्नति के लिए आवश्यक अर्हताएं पूरी कर ली हो, वरिष्ठता के आधार पर संयुक्त विचारण सूची बनाई जाएगी, जो कि वर्ष के रिक्त पदों की 2 गुना +4 के आधार पर बनाई जाएगी। उदाहरण के लिए देखते हैं, यदि किसी विभाग में 70 पद रिक्त हैं तो विचारण सूची में वरिष्ठता अनुसार 70 × 2 + 4 = 144 लोक सेवकों को सम्मिलित किया जाएगा। पदोन्नति प्रक्रिया जो प्रथम श्रेणी के लिए है, उसमें जब विचारण सूची अपन ने तैयार कर ली, विचारण सूची तैयार करने के बाद विचारण सूची के लोक सेवकों को 2 श्रेणियों में बांटा जाएगा। श्रेणी 1, जिसमें विगत 5 वर्षों की गोपनीय चरित्रावली में 20 अंक होंगे, एवं श्रेणी 2, जिसमें लोक सेवकों के 15 से 19 अंक होंगे। श्रेणी 1 एवं श्रेणी 2 की सूची मिलकर एक संयुक्त सूची बनाई जाएगी, जिसमें श्रेणी 1 के लोक सेवकों को वरिष्ठता में ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि जो रिजर्वेशन है, मतलब जिसके ऊपर एक्चुअल में जो विवाद हो रहा है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनारक्षित रिक्त पदों का निर्धारण। देखिए, संवर्ग में पदोन्नति से भरे जाने वाले कुल पदों, देखिए यहाँ पर संवर्ग का मतलब ये हो गया कि जिस पद की अपन बात कर रहे हैं, किसी पद के लिए, किसी खास पद के लिए बात कर रहे हैं, तो पदोन्नति से भरे जाने वाले कुल पद, पदोन्नति से भरे जाने वाले पद का मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर, अधिकतर विभाग में पदोन्नति से भरे जाने वाले पद, जो कुल पद होता है उसका 70-80% या कहीं कहीं 90% भी होता है। बाकी जैसे मैक्सिमम जगह 70% होता है, और 20% जो है वह सीधी भर्ती से भरे जाते हैं वह पद, और 10% जो है वो विभागीय से भरे जाते हैं। कहीं 80%, 90% भी होता है। तो यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं कि संवर्ग में पदोन्नति से भरे जाने वाले कुल पदों का लगभग 20% अनुसूचित जनजाति के लिए एवं लगभग 16% अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। शेष रिक्त पदों पर वरिष्ठता अनुसार पदोन्नति की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 20% जो है SC के लिए और 16% जो है ST के लिए, SC के लिए, 16% SC के लिए जो है रिजर्व
रख रहे हैं और ये लगभग है मान, और बाकी शेष जो है वह है अनरिजर्व, मतलब कि जिसके अंदर अनरिजर्व का मतलब ये हो गया कि जो हो उसके अंदर वरिष्ठता में एससी भी आएगा, एसटी भी आएगा, ओबीसी भी आएगा और जनरल भी आएगा। और ये लगभग अभी वर्ष 2028 तक के लिए लगभग निर्धारित किया गया है। इसका और भी एक एक्स एंड वाई फैक्टर भी है, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि एक्स एंड वाई को इन्हें 1 मान लिया, इस हिसाब से अभी लगभग 20% और 16% ये वर्ष 2028 के बाद जो है इसमें चेंजेस किया जा सकता है समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, यदि किसी विभाग में कुल 250 पद पदोन्नति से स्वीकृत है ना, जैसे मैंने आपको बता दिया पदोन्नति से स्वीकृत, उनमें से 180 पद भरे हैं। ऐसे में 70 पदों पर पदोन्नति की जाना है। माना वर्तमान में 180 में से 40 पदों पर अनुसूचित जनजाति, 35 पदों पर अनुसूचित जाति एवं 105 पदों पर अन्य लोक सेवक कार्यरत हैं। इस स्थिति में पहले स्वीकृत पद 250 का 20% अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व हेतु 50 - 40 बराबर 10 पदों पर पदोन्नति की जाएगी। सॉरी, देखिए पहले क्या करेंगे, इसमें अनुसूचित जनजाति के पद भरे जाएंगे 20% उसको करने के लिए। तत्पश्चात स्वीकृत पद 250 के 16% अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व हेतु 40 - 35 बराबर 5 पदों पर पदोन्नति की जाएगी। उसके बाद शेष पद 70 - 10 - 5 बराबर 55 पदों पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। जो विचारण सूची होगी उसके बाद जो वरिष्ठता रहती है, वरिष्ठता के अंदर सभी लोक सेवक, सभी वर्ग के लोक सेवक इसमें सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका योग्यता से वरिष्ठता। इसमें जो है योग्यता को आधार मानकर जो है किया जा रहा है और यह केवल प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए है। अब अपन बात करते हैं वरिष्ठता से उपयुक्तता, मतलब वरिष्ठता को यहाँ ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी और उसमें अगर वह सूटेबल है तो इसमें द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लिए जो है प्रमोशन प्रक्रिया है। द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 80-90% जो है कर्मचारी जो है प्रथम श्रेणी के तो कम होते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 80-90% कर्मचारी जो है द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में लगभग हर विभाग में आते हैं। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि वरिष्ठता से उपयुक्तता के लिए जो योग्यता है वह क्या है। योग्यता की बात करें तो इसकी योग्यता अलग प्रकार की हैं, क्योंकि इसमें वरिष्ठता को आधार मानकर कर रहे हैं। इसलिए विगत 5 वर्षों की गोपनीय चरित्रावली के समग्र अंकों का योग कम से कम निम्नानुसार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यदि पदोन्नति का स्वरूप द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर हो रहा है तो जो अंतिम 5 CR हैं उसमें 13 अंक होना चाहिए। द्वितीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में हो रहा है, या तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी पर हो रहा है, या तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के उच्च वेतनमान पर हो रहा है तो 12 अंक होना चाहिए। उसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पद पर हो रहा है या चतुर्थ श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के उच्च वेतनमान में हो रहा है तो उपयुक्त होने पर, उपयुक्त होने का मतलब ये है कि उपयुक्त होने पर ही जो है उसको योग्य मान लिया जाएगा। मतलब कोई विभागीय जांच लंबित नहीं होना चाहिए या CR में कोई निगेटिव कमेंट नहीं होना चाहिए। शर्तों की बात करें तो इसके अंदर भी शर्तें हैं कि वरिष्ठता से उपयुक्तता विधि में यदि न्यूनतम अधिकारी अंकों की गणना के उपरांत पदोन्नति हेतु पर्याप्त संख्या में लोक सेवक पात्र नहीं हैं तो सभी वर्गों के लिए 1 अंक शिथिल किया जा सकेगा। यदि शीतलीकरण के बाद भी लोक सेवक पात्र नहीं हो पाते हैं तो सामान्य प्रशासन विभाग से 3 वर्ष के लिए मानक शिथिल करने की छूट प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है योग्यता के लिए। अब विचारण सूची, अब इसमें विचारण सूची कैसे बनेगी? जिनके ऊपर विचार किया जाएगा ऐसे लोक सेवक जिन्होंने पदोन्नति के लिए आवश्यकताएं पूरी कर ली हो, वरिष्ठता के आधार पर संयुक्त सूची बनाई जाएगी जो कि वर्ष के रिक्त पदों की 2 गुना +4 के आधार पर बनी जाएगी। यदि किसी विभाग में 400 पद रिक्त हैं तो विचारण सूची में वरिष्ठता अनुसार 400 × 2 + 4 बराबर 804 लोक सेवकों को सम्मिलित किया जाएगा। आगे देखते हैं कि रिक्त पदों का निर्धारण किया जाएगा। रिक्त पदों का निर्धारण जो है संवर्ग में पदोन्नति से भरे जाने वाले कुल पदों का लगभग 20% अनुसूचित जनजाति के लिए एवं लगभग 16% अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। शेष रिक्त पदों पर वरिष्ठता अनुसार पदोन्नति की जाएगी। ठीक है, वरिष्ठता मतलब वरिष्ठता में उसमें सभी लोग सम्मिलित होंगे, बट पहले जो है ST
उसके बाद फिर SC, उसके बाद फिर वरिष्ठता के आधार पर सभी। उदाहरण के रूप में इसको अपन देख लेते हैं। माना किसी विभाग में पदोन्नति हेतु 1000 पद स्वीकृत है, उनमें से 600 पद भरे हैं। ऐसे में 400 पदों पर पदोन्नति की जाना है। यदि वर्तमान में 1000 में से 180 पदों पर अनुसूचित जनजाति, 120 पदों पर अनुसूचित जाति एवं 300 पदों पर अन्य लोक सेवक कार्यरत हैं। इस स्थिति में पहले स्वीकृत पद का 1000 का 20% अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व हेतु 200 - 180 बराबर 20 पदों पर पदोन्नति की जाएगी। ठीक है, पहले अनुसूचित जनजाति का, ठीक है, वो उनको भी जो है ऊपर से लिया जाएगा, वरिष्ठता से ऊपर के जो है लिया जाएगा। तत्पश्चात स्वीकृत पद 1000 के 16% अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व हेतु 160 - 120 बराबर 40 पदों पर पदोन्नति की जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर इन्हें लिया SC को 16% कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद शेष पद 400 - 20 - 40 बराबर 340 पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। उसके बाद जो वरिष्ठता की जो सूची है उसके हिसाब से ऊपर से जो है 340 लोगों को लेकर जो है पदोन्नति उनकी कर दी जाएगी। अब ये दो नंबर प्रक्रिया मैंने इसमें आपको बता दी है कि वरिष्ठता से उपयुक्तता। और तो अब अगर मान लीजिए अगर आपको इसमें कोई डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि दोनों विधियों में कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।